नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्रेरणी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है रिब्स। ये सीरीज 1 का टॉपिक 11 है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो रिब्स है ये 12 इन पेयर्स रहता है, मतलब 12 पेयर्स रहती हैं ये रिब्स की। तो 12 बोन जो है वो लेफ्ट साइड रहती है, 12 बोन है वो राइट साइड रहती है। ये फ्रंट साइड से स्टर्नम से अटैच रहते हैं और पीछे की साइड से वर्टेब्रल कॉलम पे के साथ अटैच होती है, जो कि थोरैसिक रीजन में ये अटैच होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्टर्नम के रिगार्डिंग जो डिटेल है वो मैंने टॉपिक 9 में कवर किया है। तो अगर आपको उसके बारे में अगर डिटेल जानकारी अगर चाहिए तो उसका लिंक मैंने आपको ऊपर दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। जो वर्टेब्रल कॉलम है इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर रहेगा। तो उसका वीडियो भी मैं इसके साथ जैसे वो वीडियो बन जाएगा तो मैं इसके साथ वो भी अपलोड कर। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि स्टर्नम, रिब्स और वर्टेब्रल कॉलम ये मिलके एक केज बनाते हैं, एक पिंजरे टाइप बनाते हैं, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लंग्स, हार्ट एक्सेट्रा इनको जो है एक प्रोटेक्शन देने का ये काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये रिब्स है वो बैक साइड से यानी कि वर्टेब्रल कॉलम के साथ वो जुड़ती है और फ्रंट में ये आते आते कन्वर्ट हो जाती है कोस्टल कार्टिलेज में, और जो कोस्टल कार्टिलेज है बाद में फिर स्टर्नम के साथ यहाँ पे जुड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कोस्टल कार्टिलेज है वो एक तरह का एक रबरी इलास्टिक सब्सटेंस रहता है। तो ये हेल्प करता है कि वेंटिलेशन के टाइम पे, मतलब जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स एक्सपांड होते हैं, तो उसे जगह चाहिए रहती है एक्सपांड होने के लिए। उस वक्त कोस्टल कार्टिलेज जो रहता है रिब्स का वो इस तरीके से स्ट्रेच होता है। जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी सांस फूलती है और कम होती है तो उसमें कोस्टल कार्टिलेज का भी एक अच्छा हेल्प रहता है हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के वक्त। अब देखेंगे कि रिब्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है जो रिब्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड की रहती है। सबसे पहला पार्ट रहता है वो रहता है टिपिकल रिब्स, और दूसरा जो रहता है वो रहता है अटिपिकल रिब्स। टिपिकल रिब्स का मतलब ये रहता है कि इसमें जो स्ट्रक्चर रहता है इसका ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर रहता है, मतलब ऑलमोस्ट ये जो रिब्स रहती हैं ये इक्वल स्ट्रक्चर की रहती हैं। तो इनमें जैसे हेड, नेक और बॉडी रहते, देखेंगे कि ये पोर्शन को हेड कहा जाता है, ये पोर्शन को नेक और बाकी के पोर्शन को बॉडी को शाफ्ट भी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो हेड पोर्शन है ये वेज शेप में रहता है। यहाँ पे इस तरीके से शेप जो है यहाँ पे, तो इस शेप को वेज शेप कहा जाता है, WEDGE। तो यहाँ पे 2 आर्टिकुलेशन फेसेट आपको देखने को मिलेंगे, एक ये आर्टिकुलेशन फेसेट है और ये दूसरा यहाँ पे जो पार्शियली आर्टिकुलेशन एक फेसेट है। तो ये जो आर्टिकुलेशन फेसेट है, फॉर एग्जांपल अगर ये चौथी या 5वीं नंबर की रिब्स है तो ये उसी थोरैसिक वर्टेब्रल कॉलम के साथ मिलती है जहाँ पे ये मेन फेसेट रहता है। और उसके ऊपर का जो वर्टेब्रल कॉलम में जो वर्टेब्रा रहता है उसके थोड़े से हिस्से से जुड़ने के लिए यहाँ पे एक दूसरा फेसेट दिया जाता है। तो यहाँ पे दिखेगा आपको एक पूरा दो प्रकार के आपको फैसेट दिखाई देते हैं हेड के पोर्शन में। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पोर्शन को नेक कहा जाता है। यहाँ नेक पोर्शन में एक ट्यूबरकल रहता है। ये ट्यूबरकल जो रहता है ये पोर्शन जो है ये इस पोर्शन के साथ जुड़ता है वर्टेब्रल कॉलम के साथ। वर्टेब्रल कॉलम का जो ये पोर्शन है इसे कहा जाता है कि ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये पोर्शन से जुड़ने के लिए ये एक हिस्सा यहाँ पे नेक में रहता है, इसे कहा जाता है ट्यूबरकल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो बॉडी है या शाफ्ट है ये कर्व शेप में रहती है और ये फ्लैट रहती है। और इंटरनली जब देखेंगे यहाँ से अंदर के साइड से कुछ ग्रूव्स रहते हैं, मतलब हल्का सा एक खचका रहता है जहाँ से ब्लड वेसल्स या नर्व्स यहाँ से फ्लो होती हैं और उन्हें किसी तरीके की कोई नुकसान न हो, इसलिए वो खचका या जो ग्रूव्स रहता है वो यहाँ पे अवेलेबल रहता है। दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि अटिपिकल रिब्स जो पहली, दूसरी, 10वीं, 11वीं और 12वीं रिब्स को अटिपिकल कहा जाता है, क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो जो बाकी के जो रिब्स हैं उनके स्ट्रक्चर से इनके स्ट्रक्चर में कुछ फर्क रहता है। तो पहली रिब्स देख लेते हैं। पहली रिब जो है ये शॉर्टर और वाइडर रहती है बाकी के रिब्स से, और इसमें सिर्फ एक ही फैसेट रहता है, मतलब ये एक ही फैसेट रहता है, दूसरा फैसेट नहीं रहता है, जो कि करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा जो वर्टेब्रा कॉलम में है उसके साथ आर्टिकुलेट होता है। ऊपर की तरफ से ये किसी से आर्टिकुलेट नहीं होता है क्योंकि ऊपर कोई थोरैसिक वर्टेब्रल कॉलम नहीं रहता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो रिब नंबर 2 है ये थिनर और लॉन्गर रहती है रिब 1 के हिसाब से, और इसमें 2 आर्टिकुलेशन फैसेट रहते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ से थोड़ा सा इसका जो सरफेस है वो रफ रहता है, क्योंकि वहां से सिरेटस एंटेरियर मसल की शुरुआत होती है, मतलब सिरेटस एंटेरियर मसल ओरिजिनेट्स होता है वहां से।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिब नंबर 10, इसमें सिर्फ एक ही फैसेट होता है जो कि करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा के साथ आर्टिकुलेट होता है, मतलब जुड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिब 11 और 12, इनमें किसी प्रकार का नेक नहीं रहता है और इनमें भी सिर्फ एक ही फैसेट होता है जो कि करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा के साथ आर्टिकुलेट होता है या फिर जुड़ता है। कि आर्टिकुलेशन यानी कि जॉइंट या फिर जहाँ पे वो जुड़ती हैं, तो देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो रिब्स रहती हैं वो आगे से और पीछे से जुड़ी रहती हैं। तो जो 12 रिब्स हैं, तो जो पोस्टेरियरली मतलब पीछे की साइड से वर्टेब्रल कॉलम के साथ वो जुड़ती हैं, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के जॉइंट्स रहते हैं। एक तो कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, ये ट्यूबरकल जो यहाँ पे रिब्स का पोर्शन है, और ट्रांसवर्स कोस्टल फैसेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा, यानी कि जिस वर्टेब्रा के साथ वो जुड़ रही है तो उसके साथ ये ट्यूबरकल जुड़ता है और यहाँ पे जो जॉइंट बनता है उसे कहा जाता है कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोस्टो वर्टेब्रल जॉइंट जो ये हेड ऑफ द रिब, यानी ये रिब का जो हेड रहता है वो वहां से वो जुड़ता है सुपीरियर कोस्टल ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा। ये जो जिस वर्टेब्रा के साथ वो जुड़ती है उसके सुपीरियर कोस्टल फैसेट के साथ जुड़ती है, और जो इसके ऊपर का एक वर्टेब्रा रहता है उसके इंफेरियर कोस्टल फैसेट के साथ पार्शियली जुड़ती है। तो जैसे हमने दो फैसेट यहाँ पे दिखाए थे, तो ये ऊपर का पोर्शन ऊपर के वर्टेब्रा के साथ जुड़ता है और जो नॉर्मल उसका हेड का जो पोर्शन है वो करस्पॉन्डिंग वर्टेब्रल कॉलम वर्टेब्रा के साथ वो जुड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे से जो ये जहाँ से जुड़ते हैं उसके बारे में हम लोग भी देखेंगे। तो रिब नंबर 1 to 7 ये इंडिपेंडेंटली आर्टिकुलेट होते हैं इसके साथ स्टर्नम के साथ विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। उसके बाद जो 8, 9, 10 रहती हैं, ये जो रिब्स रहती हैं ये कोस्टल कार्टिलेज सुपीरियर टू देम, मतलब उसके साथ आर्टिकुलेट होते हैं। मतलब ये जो 8वें नंबर का है वो उसके ऊपर के जो 7th नंबर है उसके कोस्टल कार्टिलेजेस के साथ जुड़ता है। नीचे वाला 9th वाला 8वें कोस्टल कार्टिलेज के साथ वो जुड़ता है और जो 10th वाला है वो 9th के कोस्टल कार्टिलेज के साथ जुड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो 11वीं और 12वीं जो रिब्स है इनमें एंटेरियरली किसी तरीके से कोई अटैचमेंट नहीं रहती है। तो इनका जो एंड है, मतलब ये जो हिस्सा है ये एब्डोमिनल मस्कुलेचर में एंड होता है, और इसके लिए इन दोनों रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। तो 11th और 12th रिब जो है उसे हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।